हेलो स्टूडेंट, अगर आपका भी 9 अप्रैल को समाज विज्ञान का पेपर है तो बस आज ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसमें आपके सारे अति लघु हमने जो है कवर किए हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं अति लघु इम्पोर्टेंट वो सारे किए हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है, इन्हें ही निरंकुशवाद कहा जाता है। यानी कि ऐसी सरकार जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सरकार अपनी मनमानी करती है, उसको हम निरंकुशवाद बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य किसमें विभाजित थे? तो ये विभाजित थे राजशाहियों में, डचियों में और कैंटनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टर प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? तो कार्टर प्रणाली क्या है? कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला एक समझौता था। इसका मुख्य उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। तो ये थी आपकी कार्टर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यूटोपिया तथा कल्पनादर्श क्या है? तो यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में राजक्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में राजक्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। जाल्वेराइन क्या था? जाल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन सन 1815 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। फ्रांसीसी क्रांति के दो परिणाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के दो परिणाम थे। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया था। दूसरा, मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया था। नेक्स्ट है, किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 में नेपोलियन को हराया था? तो ब्रिटेन, रूस और प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने 1815 में नेपोलियन को हराया था। नेक्स्ट है, सन 1815 में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सन 1815 में आयोजित वियना शांति संधि का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। किस स्थान पर मैत्सिनी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी? तो मार्सेई में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। मारियान और जर्मेनिया के चित्र राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बनाए गए। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। मारियान की प्रतिमाएं फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता में राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। इसी प्रकार जर्मेनिया चित्र के माध्यम से जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई है। वहाँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? तो मैत्सिनी ने 1832 में यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम? जूसेपे मैत्सिनी और काउंट कैमिल दी काबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपका बहुविकल्प में भी पूछ लिया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 1919 या कोई से भी 3 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको राइट आंसर लिखना 1919 में। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन सन जनवरी में 1921 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया?
भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस स्थान का नाम बताइए जहां के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो कलकत्ता, सन 1920। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। आप इतना लिख दोगे लघु में काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो पूना एक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। 2 शर्तें क्या थी? दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। दलित वर्ग के लिए शिक्षा अनुदान की पर्याप्त राशि प्राप्त हुई। रिडरपेस्ट क्या है? रिडरपेस्ट पशुओं की बीमारी है। इसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं। यह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में फैली थी। कॉर्न लॉ क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। होशे से आप क्या समझते हैं? त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। इस मेले को होशे कहा जाता है। सिल्क रूट के संसार के कौन से भाग जुड़े हुए थे? तो सिल्क रूट से एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य तत्व हैं रोजगार की खोज में पलायन, पूंजी व बहुत सी वस्तुओं की आवाजाही। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियाँ कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्ति में जर्मनी, जापान और इटली थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1947 में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके भूगोल से। नवीकरण योग्य संसाधन या असमाप्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सके नवीकरण योग्य संसाधन या असमाप्य संसाधन कहे जाते हैं, जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरण संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरण संसाधन के उदाहरण कौन से हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा अनवीकरणीय के उदाहरण, तो कोयला और खनिज तेल। प्रश्न नंबर 4, आपूर्ति संसाधन से क्या तात्पर्य है? वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा जिनका उपयोग निरंतरता के साथ किया जा सकता है आपूर्ति संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, पवन, प्राकृतिक वनस्पति व सूर्यतप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र का भविष्य किन तथ्यों पर निर्भर करता है? किसी राष्ट्र का भविष्य उसमें उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी देश या प्रदेश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है उस देश या प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन। दूसरा पॉइंट, जनसंख्या की आवश्यकता एवं आकांक्षाएं। तीसरा पॉइंट, जनसंख्या का कौशल और तकनीकी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है। वे संसाधन जिनका जैवमंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, छोटे जीव, वन्य प्राणी, मछली आदि। अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला और चट्टानें आदि। नेक्स्ट, उत्पत्ति और समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन और समाप्ति के आधार पर नवीकरण और योग्य और अनवीकरण
योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है उनका नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, ताकि इन संसाधनों से एक लंबे समय तक लाभ प्राप्त हो सके। ये आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है उनका नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया था? या 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जून 1992 में ब्राजील के शहर में, ठीक है, ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है और जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और 16वां भी इंपॉर्टेंट है। कोई 2 भारतीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। पशुचारण और उर्वरकों का प्रयोग, इससे जो है भूमि खराब होती है। उसके बाद मृदा अपरदन क्या है? मृदा के अत्यधिक बहाव एवं कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता से क्या आशय है? पेड़ पौधों एवं प्राणी जगत में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं जैव विविधता कहलाती हैं। यह प्रकृति की धरोहर है, इनका संरक्षण और सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जात किसे कहते हैं? सभी प्रकार के पशु पक्षी, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु एवं मनुष्य मिलकर प्राणी जात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितने प्रतिशत भूभाग वनों से ढका है? तो वास्तव में भारत का 678 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनाच्छादित है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, अंडमान निकोबार और कंचनजंगा हैं। नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के 2 नाम बताइए। तो संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के 2 नाम कौन कौन से? काला हिरण और गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट है। किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम जो लुप्त हो गए हैं, मिलते नहीं है अब। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। शिकार पर प्रतिबंध लगना चाहिए और अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित वन क्या है या आरक्षित वन क्या है? इस वर्ग के अंतर्गत कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग शामिल है? तो सुरक्षित वन वे वन है जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिए गए हैं और इनमें पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 54.4% भाग सुरक्षित वनों की श्रेणी में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन है। सतही, अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त जल का लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। वास्तव में जल चक्रीय में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों हैं? तो हिमालय से पिघलने वाली बर्फ के कारण इस नदियों में नीर या जल का सदा प्रभाव बना रहता है। इन्हें सदा नीरा जलीय नदियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है,
सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल अथवा कुल से क्या अभिप्राय है? तो गुल अथवा कुल जलवाहिकाएं हैं जो नदी की धारा बदलक खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश में मिलती हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? कुएं, नहरें, तालाब आदि। किसने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जल के कोई दो प्रमुख उपयोग बताइए। पीने एवं घरेलू कार्यों में तथा सिंचाई में। अब इतने इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप तो कर ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम, मेघालय में है। किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। भाखड़ा नागल परियोजना और हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं दो तकनीकों के नाम बताइए। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण और बेकार पड़े कुएं से माध्यम से पुनर्भरण। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत के लगभग 64% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से लेकर के पूरे आपके 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी तथा खरीफ की एक फसल का नाम लिखिए। रबी चना, खरीफ चावल। खरीफ की 2 फसल कौन सी हैं? चावल और मक्का। नेक्स्ट, भारत के 2 प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए जहाँ चाय उत्पादित की जाती है, असम और पश्चिम बंगाल। भारत में कपास उत्पादक 2 प्रमुख राज्य कौन से हैं? पंजाब और महाराष्ट्र। भारत के 2 प्रमुख गेहूं उत्पादक, पंजाब और हरियाणा। भारत में उगाई जाने वाले 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम, कपास तथा जूट। भारत में चावल उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादक होते हैं। मक्का की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाओं का वर्णन कीजिए। तो 4 से 6 महीने लंबी गर्मी का मौसम और 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी और ढालू भूमि जो है वो मक्का की खेती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खनिज का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक धात्विक खनिज है या धात्विक, यह बताइए। तो अभ्रक अधात्विक खनिज है। एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम। एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों का नाम का उल्लेख कीजिए। तो भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र कौन कौन से हैं? नरोरा और कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी यह कहाँ स्थित है? और खेतड़ी तांबा खदान के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान में स्थित है। भारत में लौह अयस्क की 2 पेटियों के नाम लिखिए। केंदुझर और चित्रदुर्ग। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधन कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कोडरमा किस राज्य में स्थित है? यह किस खनिज से संबंधित है? तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है, यह अभ्रक खनिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित तांबा उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। बालाघाट। नेक्स्ट, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। वे खनिज जिनमें धातु नहीं होती अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे 2 खनिज है, अभ्रक और चूना पत्थर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कामुती नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों? तो भारत में उत्तरी विशाल मैदान अपने समतल भूभाग, सघन जनसंख्या, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधन एवं तीव्र औद्योगिक व नगरीकरण के कारण रेल परिवहन विकास और सुविधाजनक साधन के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। सीमांत सड़कों का महत्व क्या है? देश के सीमांत क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कें सामरिक महत्व की सड़कें हैं। इन सड़कों के विकास से देश के दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन बढ़ा है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। जब व्यापार शहरों, कस्बों व गाँव में होता है तो यह स्थानीय व्यापार होता है, किंतु जब एक देश का दूसरे देश से वस्तुओं या मुद्रा के माध्यम से आदान प्रदान होता है तो उसे
विदेश व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है वायु परिवहन के दो लाभ क्या हैं। तो परिवहन का एक तीव्रगामी साधन है, देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित करने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है। यदि किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अभी सवाल हमारे शुरू हो गए हैं राजनीति विज्ञान के, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। वैध सरकार का अर्थ बताइए। जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है। सरकार के कौन से 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है यह लोकतंत्र की आत्मा है। नेक्स्ट है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। तो सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहते हैं। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता की साझेदारी का अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट, सामुदायिक सरकार से क्या आशय है। सामुदायिक सरकार कई भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है जो बिना किसी समूह को अधिक या कम महत्व दिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद से क्या अभिप्राय है। संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार और सरकार की अंगीभूत इकाइयों के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। देश की एकता व सुरक्षा को बनाए रखना और दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं को पूर्ण सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में किस अधिनियम द्वारा संघात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में संघात्मक व्यवस्था को 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है। तो कनाडा से इसे लिया गया है। विश्व में आदर्श तथा मजबूत संघीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है। तो ये अमेरिका में पाई जाती है। संघात्मक राज्य की एक परिभाषा लिखिए। जेलेनेक के शब्दों में संघात्मक राज्य अनेक राज्यों के मेल से बना हुआ प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। विश्व के 2 संघात्मक राज्यों के नाम लिखिए, अमेरिका और भारत। समवर्ती सूची के 4 विषय का उल्लेख कीजिए। श्रमिकों का कल्याण, फौजदारी कानून, कारखाने, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभिन्नता के 2 प्रमुख कारक लिखिए। तो सामाजिक विभिन्नता के 2 प्रमुख कारक कौन से हैं। धार्मिक आधार पर समाज का विभाजन और सांस्कृतिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। धार्मिक आधार और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1968 में ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए थे। 1968 में ओलंपिक मुकाबले मैक्सिको सिटी में हुए थे। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रारंभ करने वाले नेता का नाम लिखिए। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रारंभ करने वाले नेता का नाम मार्टिन लूथर किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप समाज को परिभाषित कीजिए। जिस समाज में अधिकांश लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के होते हैं वह समाज समरूप समाज कहलाता है, जैसे जर्मनी और स्वीडन राष्ट्रों का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं। एफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत राष्ट्र उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 8वां 9वां 10वां तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
रंगभेद नीति से क्या अभिप्राय है? रंगभेद नीति से अभिप्राय त्वचा के गोरे काले रंग के आधार पर मानव मानव भेद में है। अमेरिका में रंगभेद नीति का प्रभाव बहुत रहा है। मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई थी? मार्टिन लूथर किंग की हत्या 4 अप्रैल 1968 को की गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए आंदोलन का नाम लिखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो इससे क्या हानि होगी? तो इससे हानि निम्नलिखित होगी। धार्मिक कट्टरता का वातावरण तैयार होने से तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और सामाजिक सद्भाव नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? यह नारीवादी किसे कहा जाता है? दुनिया के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। इन आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। इन्हीं आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है? तो घर के कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना आदि महिलाएं करती है और पुरुष घर के बाहर के काम जैसे नौकरी करना, होटल में कार्य करना आदि करते हैं। कार्यों का सही विभाजन श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कोई राजकीय धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अनेक प्रकार के धर्मों तथा पंथों का अस्तित्व होता है। भारत में शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। भारत में शिशु मृत्यु दर का अर्थ आयु के प्रथम वर्ष में होने वाली शिशुओं की मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वधर्म समभाव शब्द से क्या अभिप्राय है? सर्वधर्म समभाव शब्द से अभिप्राय है कि शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। तो लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण हैं। जातिवाद में योग्य व चरित्रवान व्यक्तियों की हानि होती है, इसके स्थान पर अयोग्य व्यक्ति की पूजा होने लगती है। दूसरा पॉइंट, जातिवाद के कारण समाज में हिंसा को बढ़ावा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, शिक्षा अथवा वर्ग के भेदभाव के बिना सभी वयस्क पुरुषों तथा महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने की स्थिति को कहते हैं। इसमें मतदान का अधिकार वयस्क, पागल, दिवालिया, अपराधियों तथा विदेशियों को प्रदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है? तो चुनाव घोषणा पत्र ऐसे प्रपत्र को कहा जाता है जो चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा घोषित किए जाते हैं। चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों के सत्ता में आने के पश्चात अपनाई जाने वाली नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख मिलता है। चुनाव घोषणा पत्र की उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसके द्वारा पता चलता है कि किसी दल की आंतरिक अथवा बाहरी कार्यनीतियाँ क्या है। यदि वह दल सत्तारूढ़ होगा तो उसके द्वारा किए गए जाने वाले कार्य। चुनाव के बाद चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चुनाव में चुनाव चिन्हों का महत्व बहुत है। चुनाव चिन्हों को प्रदान करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त होता है। चुनाव चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इससे उम्मीदवार की आसानी से पहचान हो जाती है। अधिकांश विकासशील देशों में लोग अनपढ़ हैं, वे उम्मीदवार के नाम को पढ़ नहीं सकते, वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को उनके चिन्हों से पहचानते हैं। अतः चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल को तथा निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कायदे कानून द्वारा शासन देखने को मिलता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कायदे कानून से शासन का संचालन देखने को मिलता है। नागरिकों की लोकतंत्र से क्या आशाएं हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता, संतुलित विकास, कमजोर और पिछड़े वर्गों का उत्थान एवं कल्याण, जीवन यापन की सुखद परिस्थितियाँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियाँ बताइए। सांप्रदायिकता और जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी उन्मूलन के 2 उपाय सुझाइए। तो भारत में गरीबी उन्मूलन के 2 उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। लघु और
लघु और कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में कमी के 2 कारण बताइए। राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास और महिलाओं के पारिवारिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आप क्या समझते हैं? जिसे आप मनरेगा बोलते हो, नरेगा बोलते हो, ये वही है, ठीक है। लोगों को आर्थिक दशा सुधारने हेतु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की चुनौती से निपटना ग्रामीण क्षेत्र के विकास का केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? अब आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं अर्थशास्त्र के। जिस प्रकार किसी उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है, वैसे ही किसी का एक राष्ट्र की समस्त उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। यह संपूर्ण उत्पत्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाती है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। यह कथन सही है अथवा गलत है? तो यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? साक्षरता और उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के कारण केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है। आय के अतिरिक्त हमारे जीवन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को उल्लेख कीजिए, शिक्षा और मौलिक अधिकार। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। सूत्र रूप से प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है। एग्जाम में यही पूछ सकते हैं औसत आय क्या होती है, तो भी हम ये लिख देंगे। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि से आशय एक अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि से है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा में। HDI का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित क्षेत्रक को परिभाषित कीजिए। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, कार्य सुनिश्चित होता है और सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा गया है? इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, इसलिए इसे काम का अधिकार कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब एक वर्ष के कुछ महीने लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तब इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो विकास के प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रकों के उत्पाद में कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र वह है जिनमें उत्पादन प्रकृति पर निर्भर होता है, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य आदि। परिच्छन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं तो उसे छिपी हुई या परिच्छन बेरोजगारी कहा जाता है। यदि इन लोगों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सरकारी नीति ऐसी होनी चाहिए जो देश के सभी हितों का संरक्षण करें, सभी लोगों के हितों का संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय संगत वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद रहा है? वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक उत्पादकों और श्रमिकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा विदेश व्यापार से अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को विदेश व्यापार का उदारीकरण कहते हैं। विदेश व्यापार एवं विदेशी
निवेश पर प्रतिबंध का मुख्य क्या उद्देश्य है? तो देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्राप्त प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो जीवन स्तर में वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा सन 1991 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को बाजार से क्रय करके उसे वस्तु का उपयोग करता है और इस प्रकार अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है, मतलब वह बाजार से खरीदता है। उपभोक्ता की बाजार में भागीदारी कब होती है? तो उपभोक्ताओं की बाजार में भागीदारी तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस रूप में होता है? तो व्यापारी अनुचित व्यापार करके उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, मांगे गए वजन से कम वजन तोलते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया होता है। वे वस्तुओं में मिलावट भी कर देते हैं। एक उत्पादक का क्या उद्देश्य होता है? एक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। सूचना का अधिकार का एक लाभ लिखिए, RTI। सूचना के अधिकार द्वारा कोई भी नागरिक सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचना पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, सूचना का अधिकार द्वारा कोई भी नागरिक सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये थे आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु प्रश्न उत्तर। अगर आपने ये वीडियो पर ध्यान से देखा होगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।